बात उन दिनों की है जब किसी के पास साइकिल होना एक बड़ी बात मानी जाती थी। 60-70 के दशक में किसी के पास साइकिल होना स्टेटस सिंबल था। साइकिल में लगी घंटी चलाने वाला ज़्यादातर इसलिए बजाता था कि लोग उसकी ओर देखें। हाँ, अगर साइकिल एटलस हो तो क्या शान की बात है। एटलस की साइकिल और कलाई पर घड़ी HMT यानी सोने पे सुहागा। अगर जेब में पॉकेट ट्रांजिस्टर भी हो तो बल्ले बल्ले। उस जमाने में रेडियो ट्रांजिस्टर का एक और भी काम था, सुबह सुबह जगाने का काम, यानी अलार्म बेल का। रात में सोने के पहले रेडियो या ट्रांजिस्टर ऑन करके सो जाते थे। सुबह रेडियो का प्रोग्राम शुरू होने के पहले आकाशवाणी से एक विशेष सिग्नेचर ट्यून बजता था। इस ट्यून का कंपोजिशन वर्ष 1937 में आकाशवाणी के तत्कालीन निदेशक वाटलर काफमैन ने किया था, जो आज भी आकाशवाणी की शान है। 60-70 के दशक में रेडियो ट्रांजिस्टर रखने वालों को बाकायदा लाइसेंस लेकर सालाना शुल्क यानी 15 रुपये देने पड़ते थे। घर में अगर दूसरा रेडियो हो तो 3 रुपये और लगते थे। लाइसेंस के लिए शुल्क पोस्ट ऑफिस से विशेष डाक टिकट खरीदा जाता था। 90 के दशक में रेडियो रखने वालों को रेडियो लाइसेंस फी चुकाने से मुक्ति मिली। मोबाइल के ज़माने में रेडियो रखने के लिए लाइसेंस फ़ी की बात बेतुकी लगेगी, परंतु ये एक सच्चाई है। लता जी से मेरी फ़ीस 1 रुपया ज़्यादा होना चाहिए, वरना गीत नहीं लिखूँगा। एक मशहूर लेखक, कवि एवं गीतकार जिसने उम्र भर अपनी परिवार में एक से प्यार और एक से नफ़रत की। कुदरत का करिश्मा कहिए या फिर नसीब का खेल। जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स दौलत के मामले में एक फ़कीर था। पिता काफ़ी धनी थे, लेकिन माँ और बेटे को गरीबी में दिन गुजारने पड़े। गरीबी और मजबूरी ने कलम को ताकत और गहराई दी। उनके गीतों में मोहब्बत को एक ऊंचाई और नया मुकाम मिला, तो दूसरी ओर नफ़रत की खाई को गहराई। आज हम बात करेंगे मशहूर लेखक, कवि एवं गीतकार साहिर लुधियानवी की। साहिर ने उम्र भर अपने परिवार में एक से प्यार और एक से नफ़रत की। कुदरत का करिश्मा कहिए या फिर नसीब का खेल। जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स दौलत के मामले में एक फ़कीर था। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर था। साहिर के पिता काफ़ी धनी थे, लेकिन साहिर की माँ से अलगाव के कारण माँ बेटे को गरीबी में दिन गुजारने पड़े। गरीबी और मजबूरी ने साहिर के कलम को ताकत और गहराई दी। उनके गीतों में मोहब्बत को ऊंचाई और नया मुकाम मिला, तो दूसरी ओर नफ़रत की खाई को गहराई। याद कीजिए फिल्म हम दोनों का वो गाना जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। या फिर फिल्म कभी कभी का शायराना अंदाज, मैं पल दो पल का शायर हूँ। 1949 में फिल्म आज़ादी की राह पर में साहिर ने पहला गीत लिखा, परंतु कामयाबी मिली फिल्म नौजवान के गाने से। ठंडी हवाएं लहरा आकाशवाणी से बजने वाले गीतों में गीतकारों को अहमियत दिलाने में साहिर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। साहिर के प्रयासों से ही संभव हो पाया और गीतों के साथ उद्घोषणा में संगीतकार के साथ गीतकार का नाम भी बताया जाने लगा। अपने धुन के पक्के और अक्खड़ स्वभाव के कारण भी साहिर लुधियानवी जाने जाते रहे हैं। पार्श्व गायिका लता से अनबन थी। वे अपने मित्र सुधा मल्होत्रा को आगे लाना चाहते थे। लता जी से अनबन का अनुमान इस शर्त से लगाया जा सकता है। साहिर ने शर्त रखी थी
कि वे फिल्म में गीत तभी लिखेंगे जब उन्हें लता जी से 1 रुपया ज़्यादा फीस मिलेगी। 1 रुपया में साहिर का बहुत बड़ा अभिमान समेटे हुए अहम छुपा हुआ था, जिसने लता जी के साथ प्रोफेशनल डिस्टेंस को बढ़ाया। ओल्ड गाने पुराने पोस्टर में आज हम आपको मिलवाते हैं अपने ख़ास मेहमान से और देखते सुनते हैं इनकी बातें, इनके नज़ारे। जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनका वो गीत, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, कल फिर आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, क्यों मगरूर ज़माना मेरे लिए वक्त अपना बर्बाद करे। ये इंसान की एक ऐसी चीज़ है जिसको आप समझ लें, मान लें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इन्हीं साहिर ने जब कागज़ के फूल के लिए गीत लिखा, कहाँ हैं हिंद के रखवाले, कहाँ हैं हिंद, वो उस समाज के हर पहलू पे एक सवाल पूछता था। वो गीत क्या था? वो हिंदुस्तान की स्थितियों के बारे में एक कवि की आवाज़ थी जो ये जानना चाहता था कि आप क्या कर रहे हैं अपने इस समाज के लिए। और जब जनता ने उसे मिनर्वा टॉकीज़ में सुना तो लगातार 3 बार सुना, खड़े होकर बराबर तालियां बजती रहीं उस गीत के लिए। और शायद भारतीय सिनेमा के इतिहास में वो पहली बार एक ऐसा क्षण हो, लेकिन वो एक कवि के मन की भावनाओं की एक जीत थी जिसे दर्शकों की तालियों ने सराहा और बताया कि जब कवि उनके हृदय को छूता है तो वो किस तरह से अपना प्यार उस पर लौटाते हैं। अगली बार एक और ख़ास मेहमान, उनकी बातें, उनके नज़ारे।